को याद है, खानवा का युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिससे भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। आज ये खानवा गुमनामी से गुजर रहा है, लेकिन खानवा आज भी उस युद्ध की कहानी को बयां करता है। एक भीषण युद्ध जहां गरजी थी तोपें, जहां दिखी थी रणबांकुरों की वीरता, संग्राम के साक्ष्य आज भी हैं मौजूद। मैं हूं खानवा। मेरी कहानी इतिहास में दर्ज है। इस मैदान की पहाड़ियों के निशान इस बात के गवाह हैं कि वो युद्ध कितना भीषण था। आज भी यहाँ की पहाड़ियों में छेद हैं जो बताते हैं युद्ध में कैसे बारूद का इस्तेमाल हुआ था, जिससे मैं छलनी हो गया था। जी हाँ, ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच। इस युद्ध के निशान आज भी यहाँ की पहाड़ियों पर दर्ज है। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए महाराणा सांगा के नेतृत्व में शूरवीरों ने मुगल आक्रांता बाबर और उसकी सेना से युद्ध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। मैंने वो बलिदान अपनी आंखों से देखा है। वो भयावह मंजर जिसकी अब कल्पना से भी अंदर तक सिहर उठता हूँ। मैं देशभक्ति के उस जज्बे का भी गवाह रहा हूँ। हजारों देशभक्तों ने मेरी गोद में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। असंख्य आक्रांताओं की लाशें भी मेरे आंचल में गिरी थी। सन 1527 में भीषण युद्ध में इतना लहू बहा कि सदियों तक यहाँ की मिट्टी का रंग भी लाल ही रहा। निश्चित रूप से पहली बार भारतवर्ष के अंदर जब बारूद के उसका गोले का उपयोग किया गया, जो मैं कहता हूँ तोपों का उपयोग किया गया, तो वो उनके चिन्ह आज भी मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि अब से नहीं, मैं आज से 40-45 साल पहले गया तो वहाँ की मिट्टी भी लाल थी। तो यानी हजारों, कई हजारों सैनिकों के मारे हुए खून से रक्त रंजित वो ज़मीन लाल हुई थी, जिसको कि अब जलवायु परिवर्तन के कारण उसमें परिवर्तन आया है। और जो वहाँ के पहाड़ों के और पत्थरों के बीच में जो गोले के निशान हैं, वो बंदूक के और तोपों के गोलों के निशान हैं। पानीपत के युद्ध में भी बारूद का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बड़े स्तर पर तोपखाने और बारूद का इस्तेमाल मेरे सीने पर हुआ था। मुगलों ने जमकर तोपों और असलाह का इस्तेमाल किया, जिससे मेरा सीना छलनी हो गया था, जिसके निशान पहाड़ियों पर मौजूद हैं। आज भी मेरा जर्रा जर्रा उसी मंजर की कहानी कहता है। 16वीं सदी में लड़े गए इस युद्ध में जमकर तोप और बारूद का इस्तेमाल किया गया और इसके निशान जो है आज भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की जो पहाड़ी है वहाँ पर हर शिला पर जो है इस तरह के छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो मौजूद हैं। और ये बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो छेद बने हुए हैं हर शिला पे, वो जो तोप और बारूद का इस्तेमाल किया था, वो बारूद के जो निशान हैं वो इस शिलाओं पर मौजूद हैं। और ये कहीं ना कहीं गवाही देते हैं कि कितना भीषण वो युद्ध रहा होगा। और अब भी ये शिलाएं ये बयां करती है कि ये जो युद्ध स्थली रही है, इसका सीना जो है वो आज भी पूरी तरीके से छलनी पड़ा है। राणा सांगा और बाबर के बीच 16वीं सदी में ये युद्ध लड़ा गया और जमकर जो है तोप और बारूद का इस्तेमाल हुआ। बाबर की सेना की ओर से जमकर जो है बारूद फेंका गया। बारूद से जो है बड़ी संख्या में सैनिक जो है वो मारे गए राणा सांगा के। राणा सांगा को भी जो है वो शरीर पर 80 घाव इस युद्ध में लगे थे। और ऐसा माना जाता है कि बड़े स्तर पर जो है वो तोप और बारूद का इस्तेमाल हुआ था इस युद्ध में। और तोप और बारूद का इस्तेमाल करने की वजह से ही बाबर को इस युद्ध में जो है वो फतह हासिल हुई थी। इससे दुखद दास्तां और क्या होगी कि मुझे इतिहास में स्थान भी मिला, तो ऐसी घटना की बदौलत जिसका अध्याय ही लहू से लिखा गया।
इस गम को भी हंसते हंसते पी गया मैं, लेकिन उस जहर के घूंट को कैसे पीऊं जो जमाने ने मुझे दिया है। बदलते दौर के साथ केवल इतिहास के एक अध्याय तक सिमट कर रह गया हूं मैं। चारों ओर नजर आती है तो केवल वीरानी और सन्नाटा। दौर आए और गए, लेकिन मेरी सुध लेने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। खानवा के युद्ध से भारत का इतिहास बदल गया। इतिहासकारों का मत है कि राणा सांगा की सेना की भूल के कारण हार हुई थी। अगर ये भूलें नहीं होती तो मुगल भारत में पैर नहीं जमा पाते। देखिए। खानवा का प्रथम युद्ध। राणा सांगा की विजय। जीत की खुशी में भूल। खानवा का प्रथम युद्ध 21 फरवरी 1527 को हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को खदेड़कर बयाना पर कब्जा कर लिया, लेकिन जीत की खुशी में राणा सांगा की सेना एक ऐतिहासिक भूल कर बैठी। खानवा के इस प्रथम युद्ध को फतह करने की खुशी में राणा सांगा की सेना आमोद प्रमोद में ऐसे मशगूल हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि चंद किलोमीटर दूर ही फतेहपुर सीकरी में बाबर की सेना फिर से हमले की तैयारी में जुट गई है। बाबर की सेना ने संगठित होकर खानवा के दूसरे युद्ध में राणा सांगा को शिकस्त दे दी। इसके साथ ही भारत में मुगलों का शासन स्थापित होने का रास्ता प्रशस्त हो गया। राणा जी, आप निकल जाओ, दुश्मन लोग घेरो आगे बढ़ रहा है। हुकुम, हमारी बात मान जाओ, आप निकल जाओ। इन भारतीय इतिहास में खानवा की रणस्थली का अधिक महत्व है। यदि खानवा की रणस्थली में महाराणा सांगा जीत जाता तो भारतीय इतिहास दूसरी तरह लिखा जाता, अर्थात मुगलों का नाम नहीं होता। 200 वर्ष तक जो मुगलों ने शासन किया वो भारतीय इतिहास में कभी नहीं लिखा जाता। अब मैं आपको बताऊं कि जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। मेवाड़ जब मुगल यहाँ आए थे, बाबर भारत में हिंदुस्तान में प्रवेश किया तो विस्तारवादी नीति के तहत यहाँ भारत आया और उसने हिंदुस्तान के अधिकांश प्रदेशों को अपने क्षेत्र में ले लिया। जब राजपूताना में उसने प्रवेश किया तो सबसे बड़ा उसके लिए खतरा था मेवाड़ के महाराणा। खानवा के प्रथम युद्ध में शिकस्त पाकर बाबर के सैनिकों का हौसला टूट चुका था। बाबर भी दोबारा युद्ध का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सैनिकों में जोश का संचार करता रहा। खानवा के प्रथम युद्ध में मिली शिकस्त को खुदा का कोप माना। इसके बाद बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया और प्रण लिया यदि लड़ाई जीती तो दाढ़ी मुंडवाना छोड़ देगा। बाबर के 20,000 सैनिकों ने कुरान की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि वो मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद बाबर को जीत की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा उसने रायसेन के राजा सलहदी तंवर के मार्फत संधि का प्रस्ताव भेजा और महाराणा सांगा की हर शर्त मान लेने का विश्वास दिलाया, लेकिन राणा सांगा ने इस संधि से इनकार कर दिया। और बाबर को ऐसा प्रतीत होने लगा कि किसी भी तरह से इस युद्ध से बचा जाए, इसलिए उसने संधि का प्रस्ताव भेजा और राणा सांगा ने अपने जो अन्य सामंत थे उनके साथ विचार किया, लेकिन बाबर इतने योग्य थे, वीर थे कि उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं संधि के द्वारा युद्ध से पीछे हटूं, तो इसलिए उन्होंने संधि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। खानवा का युद्ध जीतने के बाद मुगलों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई और हर तरफ मुगलों की हुकूमत कायम होती चली गई। संधि का प्रस्ताव विफल होने के बाद बाबर ने पीछे हटने की बजाय युद्ध करना बेहतर समझा। बाबर अपनी सेना के साथ 80,000 की सेना वाले राणा सांगा के सामने आ डटा।
17 मार्च 1527 को दोनों ओर से हमला हुआ, जिसमें बाबर ने जमकर तोपों और बारूद का इस्तेमाल किया। इधर रायसेन का राजा सलहदी तंवर भी संधि की मध्यस्थता में बात न माने जाने से खफा होकर अपनी 35,000 की सेना के साथ बाबर से जा मिला। नतीजा ये हुआ कि राणा सांगा को खानवा के इस दूसरे युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध के बाद भारत के इतिहास की दिशा और दशा बदल गई। अब मुगलों का राज्य स्थापित हो गया। खानवा का रण अगर राणा सांगा ने जीता होता तो भारत में शायद मुगल साम्राज्य की स्थापना न होती। खानवा का युद्ध जीतने के बाद मुगलों ने भारत में अपनी जड़ें जमाई और हर तरफ मुगलों की हुकूमत कायम होती चली गई। राणा सांगा को इसी युद्ध में शरीर पर 80 घाव लगे और वो शूरवीर सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। खानवा का युद्ध में राणा सांगा के शौर्य के लिए जाना जाता है। राणा सांगा ने युद्ध कौशल के दम पर एक बारगी मुगल सेना के दांत जो है वो खट्टे कर दिए थे। देखिए। लेकिन एक बात याद रहे, कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबरी बपोती नहीं है। योद्धा कभी मरा नहीं करते, बल्कि उनका कद और विराट हो जाया करता है। खानवा के युद्ध में बहादुरी के साथ अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राणा सांगा, हसन खां मेवाती और मेदिनी राय आज भी खानवा के मैदान में सीना ताने खड़े हैं। महाराणा सांगा एक बहादुर योद्धा और शासक थे। वो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा का मूल नाम संग्राम सिंह था, लेकिन इतिहास में उन्हें राणा सांगा के नाम से ही ख्याति मिली। सांगा राणा कुंभा के पोते थे और राजा रायमल के पुत्र थे। 4 मई 1508 को ताजपोशी के बाद राणा सांगा ने अपनी वीरता के दम पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। राणा सांगा हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा बनकर उभरे। राणा सांगा के शरीर पर शस्त्रों से लगे हुए घावों के 84 निशान थे। उनकी एक आंख खराब हो गई थी और एक हाथ, एक पैर कटा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके हौसले में कोई कमी नहीं थी। राणा सांगा ने मालवा को पराजित किया, गुजरात के शासक को पराजित किया, दिल्ली के सल्तनतकालीन शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया, आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जैसे नागौर है, राजपूताना के जो छोटे छोटे वंशज थे सभी को उन्होंने पराजित किया। हर युद्ध में उनकी विजय हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश ही मानो कि वो खानवा के युद्ध में पराजित हो गए। लेकिन पराजित होने के बावजूद भी जो राणा सांगा की वीरता थी वो वास्तव में पराजित होने के बाद भी उनके महत्व और उनकी वीरता को कम नहीं कर सकी। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। युद्ध के दौरान राणा सांगा के चेहरे पर तीर लगा और वे मूर्छित हो गए। आगे चल मत, जब तक राणा सांगा की मूर्छा टूटती तब तक बाबर खानवा का युद्ध फतेह कर चुका था। अपने सरदारों से जब राणा सांगा ने युद्ध का हाल सुना और ये जाना कि मूर्छित होने के बाद उन्हें बसवा नामक स्थान पर ले जाया गया है, तो उन्होंने सरदारों को फटकार लगाई। राणा सांगा ने कहा कि उन्हें हार कर लौटना गवारा नहीं है और उन्हें युद्ध भूमि में ही मर जाने दिया गया होता। राणा सांगा ने उसी समय प्रण किया कि वो बाबर को हराए बिना वापस चित्तौड़ नहीं लौटेंगे। लेकिन एक बात याद रहे, कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबरी बपोती नहीं है। और उन्होंने बसवा से ही राजाओं को खत लिखकर
सेना को फिर से इकट्ठा करने के प्रयास शुरू कर दिए। राणा सांगा और राजपूती सेना के साहस की तारीफ खुद बाबर ने की थी। बाबर ने कहा, वे मरना मारना तो जानते हैं किंतु युद्ध करना नहीं जानते। राणा सांगा की हार का कारण एक तो ये था कि वो बहुत मेवाड़ से चल करके यहाँ आए, बहुत दूर था, और निश्चित रूप से पानीपत का युद्ध भी इसी के कारण है कि बहुत दूर जा करके हुआ। यहाँ की जो क्षेत्रीय जाट सरदारी थी उसका उन्होंने बहुत कम सहयोग लिया। निश्चित रूप से ऐसा संभव ही नहीं है कि यहाँ के जाट योद्धाओं ने उसका सहयोग नहीं किया हो, लेकिन वो जाटों को अपने साथ मिलाने में जो है सफल नहीं हो पाए, और यही कारण रहा कि वो बाबर से जो है युद्ध में विजय हासिल नहीं कर पाए। इतिहासकारों का मत है कि महाराणा सांगा यदि जिंदा रहते तो खानवा का तीसरा युद्ध भी लड़ा जाता, लेकिन राणा सांगा के सरदार बाबर के हाथों मिली पराजय से इतने हतोत्साहित थे कि वे और युद्ध नहीं चाहते थे। सरदारों ने महाराणा सांगा पर युद्ध का इरादा बदलने के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब राणा सांगा अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए तो किसी सरदार ने धोखे से उन्हें जहर दे दिया, और इस तरह मेवाड़ का वो दमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, खानवा। ऐसा नहीं था कि किसी शासक ने राणा सांगा का साथ नहीं दिया। अलवर के शासक हसन मेवाती ने खानवा के संग्राम में राणा सांगा का साथ दिया। बाबर सूजा कर भिड़ो, रोप दई छाती, रहतो जंग अधूरो खानवा, हसन खां न हो तो मेवाती। खानवा के संग्राम में हसन खां मेवाती की अहमियत का अंदाजा इन पंक्तियों से लग जाता है। हसन खां मेवाती अलवर के शासक थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। खानवा की रणभूमि में उन्होंने अपने 10,000 सैनिकों के साथ राणा सांगा का बखूबी साथ दिया और बाबर की सेना से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। हसन खां मेवाती देशभक्त शासक था और उसमें कभी भी ये नहीं आया कि ये जो बाबर है ये मुस्लिम है या मैं इनका साथ दूं। बाकी कुछ राजपूताना के कुछ राजा महाराजा थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया महाराणा सांगा का और उसकी सेना में शामिल हो गया। यदि ये सारे शासक शामिल नहीं होते तो निश्चय ही महाराणा सांगा ये युद्ध को जीत पाते। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने हसन खां मेवाती को बेशकीमती उपहार भेंट करते हुए एक खत भिजवाया था। इस खत में हसन खां मेवाती को मेवात का शासक बना देने का प्रलोभन दिया। इसके साथ पत्र में बाबर ने मेवाती को मुस्लिम होने के नाते साथ देने की भी बात कही। हसन खां मेवाती ने तत्काल बाबर का साथ देने के प्रलोभन को ठुकराते हुए पत्र भिजवाया और कहा, यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं है, हम विदेशी हुकूमत नहीं चाहते हैं। घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर हसन खां मेवाती का एक बड़ा भारी निर्णायक वो निश्चित रूप से एक वीर सेनापति था और राणा सांगा की तरफ से उसने युद्ध किया। ये भी एक इतिहास की ऐसी अनूठी कहानी है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच ये युद्ध का पैगाम जा रहा था तो हसन खां मेवाती ने अपने राज्य के लिए, अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए उस बाबर से युद्ध किया। मुस्लिम होकर भी हसन खां मेवाती ने बाबर की बजाय खानवा की जंग में महाराणा सांगा का साथ दिया और वीर गति को प्राप्त हुई। आज भी हसन खां मेवाती को सम्मान के साथ याद किया जाता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। खानवा की इस ऐतिहासिक रणस्थली को अभी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी की उम्मीद थी। इस युद्ध भूमि में स्मारक तो बनाया गया, लेकिन पर्यटन के दृष्टि से इसे विकसित करने के ज्यादा जतन नहीं किए गए। दुश्मनों से भिड़ जाओ, एक भी दुश्मन पर नहीं जावे, आप खानवा की जंग भारतीय इतिहास में बेहद अहम स्थान रखती है, क्योंकि इस जंग के बाद बाबर को भारत में पांव फैलाने का अवसर मिल गया। भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के पास गांव खानवा में 17 मार्च 1527 में
बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया। ये मैदान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल की गई तकनीक का भी गवाह है। बाबर ने तोपखाने और बंदूकों के बल पर राणा सांगा की सेना को हरा दिया। इस युद्ध में हुई तबाही के निशान 490 साल बाद आज भी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। बाबर ने फतेहपुर सीकरी की ओर से आक्रमण किया था और राणा सांगा की सेना ने उन्हें खानवा में रोका था। खानवा में एक और जहां पहाड़ है, वहीं दूसरी ओर नदी बहती है, जो सुरक्षा के लिहाज से मुफीद मानी गई थी। खानवा की इन्हीं खासियतों के चलते बाबर को खानवा के प्रथम युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और उसकी सेना का मनोबल टूट गया था। इसके बाद बाबर ने अफगान से एक मौलवी को बुलाया, जिसने उसे पूर्व की तरफ मुंह नहीं कर युद्ध लड़ने की सलाह दी। बाबर ने खानवा के युद्ध में तुलुगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था। ये एक तरह की खास व्यूह रचना थी जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। तुलुगमा पद्धति में शासक अपने को सुरक्षित रखते हुए सेना को रणभूमि में आगे रखते थे, ताकि नेतृत्व के सुरक्षित रहने से सेना का मनोबल न टूटे। खानवा का युद्ध फतह करने के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि से नवाजा गया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति एक व्यू रचना थी, युद्ध करने की एक शैली थी जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखी थी। राज्य सरकार ने खानवा में स्मारक का निर्माण करवाया है, लेकिन इसे पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के प्रयास नहीं किए। खानवा की ऐतिहासिक पहाड़ी पर 110 फीट की ऊंचाई पर 15 फीट ऊंची राणा सांगा की अश्वारोही प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही युद्ध में उनका साथ देने वाले हसन खां मेवाती और मेदिनी राय चंदेरी की भी 9 फीट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इस महासंग्राम में राणा सांगा की ओर से मोर्चा संभालने वाले 24 राजाओं की भी 2.5 फीट की प्रतिमाएं यहां लगाई गई। राज्य सरकार के साथ ही लुपिन संस्था भी खानवा के विकास में सहयोग कर रही है। मेरे हिसाब से देरी नहीं, बहुत ज़्यादा देरी हुई है इसको। अगर 1527 की में अगर ये लड़ाई हुई है और 2000 के बाद में अगर यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो देरी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा देरी हुई है। लुपिन संस्था खानवा गांव को उत्कर्ष गांव के रूप में विकसित कर रही है। संस्था एक शॉर्ट फिल्म भी तैयार कर रही है, जिसमें भरतपुर से भारत की कहानी ने किस तरह एक नया मोड़ लिया, इसको फिल्माया गया। ये शॉर्ट फिल्म खानवा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सहायक साबित होगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, खानवा। और आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।